नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। पर्यावरण की श्रृंखला हमारी आज से स्टार्ट हो रही है और भाग एक में हम आज लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आने वाले दिनों में लगभग 4 से 5 भाग बनेंगे पर्यावरण से संबंधित, जिसमें पर्यावरण के सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। और यहाँ जो प्रश्न है वह किसी भी एग्जाम के लिए प्री के दृष्टिकोण से वन लाइनर जो प्रश्न है वह किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे और नए प्रश्न को यहाँ शामिल किया गया है, तो आप देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, जो हमारे द्वारा मेहनत किया जा रहा है, वह कहाँ तक सफल रही है। इसके अलावा एक बात और भी बता दूं कि हमारी भारतीय भूगोल और भारत के इतिहास की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दिए गए प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और राजनीति विज्ञान की श्रृंखला हमारी अभी चल रही है, तो राजनीति विज्ञान के कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में उसके जो शेष वीडियो है उनको भी अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पर्यावरण और समझते हैं पर्यावरण को। हमेशा की तरह यह हमारा वन लाइनर फॉर्मेट रहेगा, प्रश्न आंसर की तरह, और उसी के बीच बीच में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण प्रकृति की वह संरचना है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान होती है और हम इसकी अनुभूति भी करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी दिखता है वह सब पर्यावरण के दायरे में आता है। और पर्यावरण को अगर देखा जाए यहाँ पर शब्दों को, तो यहाँ पर परिजोर आवरण से मिलकर पर्यावरण बना है। और परि का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है चारों ओर, और जो आवरण होता है उसका मतलब होता है आवरण, यानी कि घेरा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति का हमारे चारों ओर घेरा ही पर्यावरण है। और इसके अंतर्गत जो भी आने वाले पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, जल है, वायु है, मृदा है, सभी इसके अभिन्न अंग हैं और इन्हीं के मिलने से पर्यावरण का सृजन होता है। और पर्यावरण में भौतिक यानी कि अजैविक तथा जीवित यानी कि जैविक दोनों ही कारक शामिल होते हैं। तो परिभाषा की अगर बात करें तो सिंपल सा परिभाषा हमें याद रखना है। पृथ्वी पर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के समूह को सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक कारकों को सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण की जो परिभाषा दी गई है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, तो वह भी हमें याद रखना है कि किसी जीव के चारों तरफ से घेरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया को पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो यह है जैव मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमें याद रखना है। तो जैव मंडल वह स्थिति है जहां पर जीवन का अस्तित्व होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के योग से जो मंडल बनता है वह जीव मंडल के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ा यही जीव मंडल माना गया है पारिस्थितिकी तंत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद को ध्यान में रखकर की गई है? तो अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार जो नागरिकों का मूल अधिकार है, उसमें कहा गया है कि स्वस्थ पर्यावरण जो है वह नागरिकों का मूल अधिकार है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किन घटकों के योग से बनता है? तो अभी हमने देखा था जैविक, अजैविक एवं भू आकृतिक घटकों के योग से पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में पारित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रटलैंड आयोग की विश्व को प्रमुख देन क्या मानी जाती है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देखा जाए तो ब्रटलैंड आयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस आयोग द्वारा सतत विकास की जो अवधारणा है वह दी गई थी। और वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान में यदि हमें विश्व को बचाना है तो हमें इसी विकास की अवधारणा पर चलना होगा, सतत विकास की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रटलैंड आयोग को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो
ब्रटलैंड आयोग को औपचारिक रूप से WCED के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई? तो ब्रटलैंड जो आयोग है इसके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी हुआ था और उस घोषणा पत्र का नाम था हमारा साझा भविष्य। तो इसी जो घोषणा पत्र को जारी किया गया था, इसी में सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धारणीय विकास, टिकाऊ विकास कह सकते हैं इसको। तो मतलब हमें विकास तो करना ही है, लेकिन हमें इस प्रकार से विकास नहीं करना है कि वह हमारी वर्तमान जरूरतों को ही पूरा करे, बल्कि हमें विकास को इस तरह से क्रियान्वित करना है कि भविष्य में भी वे संसाधन हमें सतत रूप से उपलब्ध होते रहें और उसका विनाश न हो पाए। तो इस प्रकार की जो विकास की धारणा होती है वह धारणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभों में किसे शामिल किया जाता है? तो यदि आपको सतत विकास के बारे में प्रश्न दिया रहेगा तो उसमें 3 प्रमुख स्तंभों को माना जाता है। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा पर्यावरण संरक्षण और तीसरा है सामाजिक समानता। यानी कि इन 3 स्तंभों के साथ ही हमें सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG की संख्या कितनी है? तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें गरीबी, भूखमरी, बहुत सारे ऐसे 17 गोल लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सतत विकास लक्ष्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु बनाया गया इंडेक्स। तो यानी कि यह इंडेक्स हमें यह बताता है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुए हैं। तो यह एक प्रकार से इंडेक्स है जो हमारे द्वारा सतत विकास लक्ष्य की प्रगति के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सुना होगा एजेंडा 21। तो यह क्या है? तो वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय आधार पर उठाए जाने वाले कदमों की सूची है जिसके माध्यम से भविष्य में पृथ्वी पर जीवन को और अधिक टिकाऊ एवं अस्थायी बनाया जा सके। तो हम जो भी प्रयास करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, पृथ्वी पर जो जीवन है उसको अधिक टिकाऊ बना सकते हैं, अस्थायी बना सकते हैं। तो वह किन किन कदमों के द्वारा हम यह प्रयास कर रहे हैं? तो इन्हीं बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनका उल्लेख एजेंडा 21 में किया गया है। तो यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं पर्यावरण से संबंधित वो बहुत ही सदाबहार और एवरग्रीन क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो लास्ट में मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाएगा तो उस वीडियो में जो करंट से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें, आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली वह गैस जिसका प्रयोग शीतलन में होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें याद रखना है और यह जो गैस है वह शीतलक यंत्रों में प्रयुक्त होती है और इसी गैस के कारण ओजोन परत को व्यापक रूप से क्षति पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नोबल गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो यह इसका नाम है रेडॉन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर होता है वह क्षोभमंडल कहलाता है। तो ट्रोपोस्फीयर आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा ट्रोपोस्फीयर है और वायुमंडल का यह सबसे निचला स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन 21 यानी कि 21% और ऑर्गन की बात करें तो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। तो आपको इन चारों गैसों की मात्रा के बारे में याद रखना है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन याद रखना ही है, उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर इतने संसाधन मौजूद है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत को तो पूरा कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को नहीं। तो यह कथन बहुत ही प्रासंगिक है, सदाबहार कथन है कि ये कथन ऐसा है कि कभी भी इसे आप पढ़ें तो आपको प्रासंगिक ही लगेगा। तो यह कहा गया है पर्यावरण के बारे में, यानी कि पृथ्वी पर इतने संसाधन है कि हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, लेकिन हमारी लालच को पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि लालच की कोई सीमा ही नहीं है। संसाधन की एक सीमा है, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं है। और यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो पर्यावरण संबंधी कुछ भी अगर आपको लिखना हो तो इस लाइन को आप कोट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी की सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो वनस्पतियां हैं उनके द्वारा हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाता है। आगे चलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को पौधों द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और उसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश को वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पौधों एवं पशुओं में पाए जाने वाला ऐसा तंत्र जिसके द्वारा इनकी गतिविधियों के आंशिक सामंजस्य का नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो यह है जैविक घड़ी, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जितने भी जीव जंतु हैं उनके जो आंतरिक जो तंत्र होता है उनकी गतिविधियों में नियंत्रण करता है। तो बायोलॉजिकल घड़ी को हम ऐसे समझ लेते हैं कि यदि किसी भी काम को हम उस समय पे करते हैं तो हमारा शरीर उसको धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है एक घड़ी के रूप में। जैसे कैसे घड़ी हर एक टाइम पे होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी दिन 6 बजे उठता हूं, तो 2-3 दिन अगर मैं सुबह में 6 बजे उठने का प्रयास करता हूं और उठ जाता हूं, तो अगले चौथे, पांचवें, छठे दिन से उस टाइम पर नींद अपने आप टूट जाती है। तो यह एक प्रकार से यह जो क्रिया है यह कहलाती है बायोलॉजिकल घड़ी। तो इसे आपको याद रखना है, और यह पाया जाता है सभी जो पौधे हैं, पशु हैं, जो जीव जंतु हैं, उनमें यह बायोलॉजिकल घड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है आचार विज्ञान, यानी कि इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जैविक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पक्षों के परस्पर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको बोलते हैं मानव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों की रासायनिक अवस्थाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है जैव रसायन विज्ञान, यानी कि बायोकेमिस्ट्री। और यह आपको याद रखना है, यह जीवित प्राणियों की रासायनिक अवस्थाओं का अध्ययन करता है जैव रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, उनके स्वभाव एवं पारिस्थितिकी विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है पक्षियों के अध्ययन से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हिम, बर्फ, ओले और अन्य निम्न तापमान वाले पदार्थ एवं उनकी प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रायोलॉजी, यानी कि हिम विज्ञान। तो आपको यह भी याद रखना है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हमारा क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाने वाला इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो यह है पर्यावरण मैत्रीपूर्ण उत्पाद, यानी कि वह उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल हैं उनको इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो भिन्न समुदाय के बीच के तंत्र क्या कहलाता है? तो दो भिन्न जब समुदाय होते हैं और उनके बीच जो तंत्र उपस्थित होता है उसको इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समुदायों को विभाजित करने वाली इकोटोन की पहचान आसानी से नहीं हो पाती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एस प्रभाव, एस इफेक्ट। तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंधों में आदि मानव एवं प्रकृति का संबंध कैसा है? तो आपको यहाँ पर प्रश्न पे ध्यान देना है, आदि मानव एवं प्रकृति का संबंध कैसा रहा है? तो इनका संबंध देखा जाए तो प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता के रूप में रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण का जो संबंध प्राचीन काल से, यानी कि आदि काल से जो आज तक रहा है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला भाग हम रख सकते हैं आदि मानव के रूप में। तो आदि मानव के रूप में यदि हम प्रकृति के साथ संबंध को देखें तो आदि मानव की भूमिका प्राप्तकर्ता और प्रदाता, यानी कि रिसीवर और कंट्रीब्यूटर दोनों की रही है। क्यों? क्योंकि आदि मानव अपनी जीविका के लिए पर्यावरण से फल, फूल, मांस इत्यादि लेता था, यानी कि पूरी तरह से वह पर्यावरण पर निर्भर था। लेकिन इस क्रम में
वह पर्यावरण को देता भी था, यानी कि प्रदाता की भी भूमिका थी। क्यों? जब हम देखते हैं कि आदि मानव जब भोजन की तलाश में उधर उधर भटकता था तो अनजाने में ही वह विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति होते थे उनके बीजों को भी, उनके जो सीड होते थे उनको इधर उधर फेंक देता था, बिखेर देता था। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जो वनस्पति विकास की जो प्रक्रिया थी वह संवर्धित होती रही, विकसित होती रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदि मानव प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता दोनों के रूप में रहा है। और दूसरा स्टेज जब सभ्य मानव का आता है तो सभ्य मानव में हम देखते हैं कि सभ्य मानव में मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था, खेती करने की विधि उसको पता चल गई थी, जानवरों को पालतू भी बनाने लगा था। यानी कि कहा जाए तो सभ्य मानव के रूप में मानव अपनी जीविकोपार्जन के लिए भौतिक पर्यावरण पर ही आश्रित था, यानी कि पूरी तरह से पर्यावरण पर आश्रित था और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी करता था। लेकिन इस स्टेज में पर्यावरण को वह कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता था। क्यों? क्योंकि वह जितने संसाधन का दोहन करता था, प्रकृति उसके द्वारा जितने संसाधन का दोहन होता था प्रकृति उसकी प्रतिपूर्ति भी कर लेती थी, यानी कि एक बैलेंस हो जाता था और इस कारण से पर्यावरण असंतुलन की समस्या नहीं खड़ी होती थी। कहने का मतलब कि मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक थे, न कि विनाशक। यानी कि जितना पर्यावरण से आप ले रहे हैं तो पर्यावरण जो है उसको अपने आप बैलेंस कर लेती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि मनुष्य उस समय 4 पेड़ काटता था तो प्रकृति जो है 10 पेड़ अपने तरफ से लगा देती थी। तो इस प्रकार एक बैलेंस बना रहता था सभ्य मानव के रूप में। लेकिन जब तीसरा स्टेज आता है तकनीकी मानव जिसको बोलते हैं, जो प्रौद्योगिकी मानव बोलते हैं, तो इस स्टेज में जो प्रकृति और जो मनुष्य का जो संबंध है वह बिगड़ने लगता है। हालांकि प्रारंभिक कुछ दशकों में देखा जाए, तो कुछ वर्षों में देखा जाए, जब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक की अगर स्थिति देखा जाए तो जो तकनीकी मानव है वह प्रकृति का विनाशक नहीं था, बल्कि उसने पर्यावरण को और संवारा। और लेकिन जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मनुष्य ने जब उच्च क्वालिटी की यानी कि उच्च तकनीक को हासिल कर लिया तो अब उसकी जो भूमिका थी वह बदल गई और वह देखा जाए तो वह पर्यावरण को विनाश करने लगा, मतलब पर्यावरण संहारक की भूमिका में आ गया। और उसके कारण क्या हुआ कि जो औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के कारण बड़े स्तर पर वन काटे जाने लगे और जो नदी थे, नाले थे, मतलब नदी थे, इनका जो प्राकृतिक धारा थी उसको विनाश किया गया। जो पहाड़ थे उनको जगह जगह पे तोड़ा गया, सड़कें बनाई गई, मतलब जो विकास के संबंधी जो क्रियाएं चली उसके कारण प्रकृति को बहुत ही नुकसान होने लगा और वह नुकसान इतना व्यापक था कि प्रकृति उसको संतुलित नहीं कर पा रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अबाधित दोहन करना स्टार्ट कर दिया और प्राकृतिक संसाधनों के इस प्रकार से असीमित दोहन से ही जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और जो अजैविक संघटक होते हैं उसमें परिवर्तन आने लगा और उसमें असंतुलन आने लगा। और इसी कारण से देखा जाए तो आज जो हम पर्यावरणीय समस्याएं देखते हैं वह कहीं ना कहीं तकनीकी मानव की ही देन मानी जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति पर तकनीकी मानव ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारे प्रभाव डाले। तो यहाँ हमने समझा आदि मानव, सभ्य मानव और तकनीकी मानव के साथ प्रकृति के संबंध के बारे में। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है प्रकृति से संबंधित और यह आंदोलन है चिपको आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो इसका नाम है एपिको आंदोलन। इसी तरह से आंदोलन राजस्थान में भी एक चला था, खेजरी के पेड़ जो थे उनकी रक्षा के लिए। तो आपको यहाँ पर मेरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि खेजरी के पेड़ की रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वह किस जाति के लोगों द्वारा चलाया गया था। आगे प्रश्न पे चलते हैं। 10% नियम का संबंध किससे है? तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो एजी टॉन्सले, इनके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा का स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? तो जब एक पोषण स्तर से जो पोषण स्तर होता है, एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें ऊर्जा की जो मात्रा होती है वह घटती जाती है। तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक तत्व में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? तो एक खुला तंत्र है और यह कार्यशील इकाई है। तो यह भी आपको याद रखना है, एक खुला तंत्र वाला कार्यशील इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तार पाया जाता है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम जानते हैं कि लगभग 2/3 क्षेत्रफल पर देखा जाए तो पृथ्वी पर जल का विस्तार पाया जाता है, और निश्चित रूप से तो इतनी ज़्यादा मात्रा में विस्तार पाया जाता है तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र हुआ वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसे माना जाता है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज़्यादा अस्थायी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सागरीय तट के पास निक्षेपित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसे कहा जाता है नेरेटिक पदार्थ। नेक्स्ट है, गहन सागरीय मैदानों की तली पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पेलैजिक पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये जमीन है, भूमि है, और इसके बाद आप जाएंगे समुद्र की ओर तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की संरचना अंदर पाई जाती है। तो सागरीय तट, यहाँ पर जो निक्षेपित होते हैं पदार्थ, यह पदार्थ कहलाते हैं नेरेटिक पदार्थ, और जो गहन सागरीय मैदान में जो निक्षेपित होते हैं इनको पेलैजिक पदार्थ कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बेंथस। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बेंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय क्षेत्र में प्रकाशित मंडल 200 मीटर की गहराई तक वाला जो मंडल होता है उसको प्रकाशित मंडल कहते हैं। उसमें प्रमुखता से क्या पाई जाती है? तो प्लैंकटन। तो प्लैंकटन के जो पनपने के लिए, देखने के लिए, विकास के लिए देखा जाए तो सूर्य की मात्रा का मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यही कारण से जो प्रकाशित मंडल होता है, जो लगभग 200 मीटर की गहराई तक वाला मंडल होता है, वहाँ पर प्लैंकटन भारी मात्रा में मिलते हैं, और इससे जब हम ज़्यादा नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ सूर्य के प्रकाश की कमी हो जाती है, और इसी कारण से प्लैंकटन की मात्रा में भी वहाँ कमी देखने को मिलती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि 200 मीटर की गहराई तक वाला क्षेत्र जो है सागरीय क्षेत्र में, वह प्रकाशित मंडल कहलाता है, और इसी क्षेत्र में प्लैंकटन की प्रमुखता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय क्षेत्र में अप्रकाशित मंडल यानी कि 200 मीटर से ज्यादा गहराई वाले मंडल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नेक्टन। अगला प्रश्न है हमारा, धान का खेत किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। हालांकि यह छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन यह एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र ही है, तो आपको यह याद रखना है, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। मांसभक्षी पौधे कीड़ों से क्या ग्रहण करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोटीन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसकी आपूर्ति के लिए वह क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से उनमें जो प्रोटीन की कमी होती है वह पूर्ति हो जाती है। तो यह आपको याद रखना है कि मांसभक्षी पौधे मुख्य रूप से कीड़ों से क्या ग्रहण करते हैं? तो वह प्रोटीन ग्रहण करते हैं। और यदि कुछ पौधों की बात करें तो वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर, या जो एक शिमला में पाया जाता है इंडियन पाइप, तो ये सभी जो पौधे हैं ये कीड़ों को खाते हैं। और क्यों खाते हैं? वह प्रोटीन उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये कीड़ों को भक्षण करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण का प्रथम स्तर किसे माना जाता है? तो पादप को। तो पौधे को पोषण का प्रथम स्तर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पौधे ही वह इकाई हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और इसी कारण से इनमें जो पोषण का स्तर है प्रथम स्तर पाया जाता है। तो हमें यह याद रखना है। आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में उत्पादक घटक किसे माना जाता है? तो हरे पौधे को। तो हरे पौधे ही हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह भोजन श्रृंखला जो किसी प्राथमिक उपभोक्ता से आरंभ होकर किसी अंतिम मांसाहारी उपभोक्ता पर समाप्त होती है और जिसके मध्य में खाने एवं स्वयं के खा लिए जाने की प्रक्रिया निहित होती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है परभक्षी भोजन श्रृंखला, यानी कि प्रीडेटर फूड चेन। तो प्रीडेटर फूड चेन में क्या होता है? यह प्राथमिक उपभोक्ता से आरंभ होती है और मांसाहारी उपभोक्ता पे समाप्त होती है, और इन उपभोक्ताओं के मध्य में देखा जाए तो खाने एवं स्वयं के खा लिए जाने की प्रक्रिया भी निहित होती है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह भोजन श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का प्रवाह मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होता है और सूक्ष्म जीवाणुओं तक जाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मृत जीवी भोजन श्रृंखला, साइप्रोफाइटिक फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो उससे समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सागर में 200 मीटर की गहराई तक
पाए जाने वाले मंडल को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा ही था, प्रकाशित मंडल कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। 200 मीटर की गहराई तक किसी भी सागरीय क्षेत्र में जो 200 मीटर की गहराई तक क्षेत्र पाया जाता है वह प्रकाशित मंडल कहलाता है, क्योंकि इसी गहराई तक सामान्यतः देखा जाए तो सूर्य की किरण पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जलीय क्षेत्र जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं तथा पौधों की वृद्धि हेतु उपयुक्त होते हैं क्या कहलाता है? तो यूट्रोफिक कहलाता है यह क्षेत्र। यानी कि जलीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें पोषक मात्रा भरपूर मात्रा में होते हैं और पौधों की वृद्धि वहां पर अच्छी खासी होती है, तो इस क्षेत्र को यूट्रोफिक कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों के विशाल समूह जैसे कि फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ, केचुआ, ये किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो ये अपघटकों की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो अलग अलग प्रकार के पौधों का संबंध भोजन आधारित न होकर आवास आधारित हो तो ये क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इपीफाइट्स, यानी कि अधिपादप। तो आपको अधिपादप में मुख्य बात यह याद रखनी है कि दो अलग अलग पौधे के जो संबंध होते हैं वह आवास आधारित होते हैं और इस प्रकार के संबंध को अधिपादप कहा जाता है, एपीफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली वह वनस्पति जिसका मूल यानी कि उत्पत्ति भारत के बाहर है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे बोरियल कहा जाता है, बोरियल। और भारत में देखा जाए तो जो वनस्पति है उसमें लगभग 40% वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति भारत के बाहर हुई है। तो कह सकते हैं कि भारत की वनस्पतियों में लगभग 40% बोरियल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुए? वे उपभोक्ता जो अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त भोजन श्रृंखला का आरंभ कहाँ से होता है? हरे पौधों से ही आरंभ होता है भोजन श्रृंखला का आरंभ, क्योंकि हरे पौधे ही सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपना खाना बनाते हैं और यहीं से भोजन श्रृंखला का आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर किसमें पाया जाता है? तो सर्वाहारी में। तो जो इकोसिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि जो सर्वाहारी होते हैं उनमें सबसे उच्चतम पोषण स्तर पाया जाता है और मानव देखा जाए तो सर्वाहारी श्रेणी में आता है, सब कुछ खा सकता है मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे माना जाता है? तो सौर ऊर्जा को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि यही वह सौर ऊर्जा है जिसके माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं और उसी पौधों के बाद फिर जो भोजन की श्रृंखला है वह आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहते जल आवास जैसे कि नदी, नदी क्या है? एक प्रकार का आवास है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु और बहुत सारे जो जलीय जीव जंतु हैं उसमें रहते हैं। तो बहते जलीय आवास जैसे नदी को क्या कहा जाता है? तो नदी को जो बहती जलीय आवास होता है उसे लोटिक कहा जाता है, लोटिक आवास। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोटिक आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जलीय आवास जैसे कि आर्द्रभूमि, तालाब, दलदल, ये सब क्या है? यहाँ पर जल बहता हुआ नहीं रहता है, यानी कि जल यहाँ स्थिर रहता है। तो इस प्रकार का जो आवास होता है उसको लैंटिक आवास कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, लोटिक एवं लैंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे, जीव जंतु और अन्य कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो डीकंपोजर इन्हें कहा जाता है, यानी कि वियोजक कहा जाता है। और वियोजक की भूमिका जो है वह पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से पर्यावरण को साफ करते हैं। तो जो भी जीव जंतु, मृत पौधे मर जाते हैं उनको सड़ा गलाकर वियोजित करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भोजन श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी होती है तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो फूड वेव यानी कि भोजन संजाल कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ऐसे जीवित प्राणी जो किसी मृत अथवा अपघटित अवयवी पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो इन्हें क्या कहलाते हैं? कहा जाता है। तो ये कहलाते हैं मृत जीवी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मृत जीवी, आपको याद रखना है। और मृत जीवी जो अपना भोजन है वह मृत या अपघटित अवयवी पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधों को उसकी अत्यधिक अवशोषण क्षमता के कारण पर्यावरण शत्रु घोषित किया गया है? तो यूकेलिप्टस का वृक्ष आपने देखा होगा, ये यहाँ पर चित्र में है। यूकेलिप्टस का वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जो बहुत ही मात्रा में पानी का अवशोषण करता है। तो भूमिगत जल का स्तर जो है वह बहुत ही नीचे चल जाता है यदि इसको लगाया जाता है, और इसीलिए इसको आतंकवादी वृक्ष भी घोषित किया गया है। तो यूकेलिप्टस को हमें याद रखना है, पर्यावरण शत्रु वृक्ष इसे घोषित किया गया है, आतंकवादी वृक्ष भी इसे कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वे जीव अथवा पादप जिनके भोजन के स्रोत जीवित पौधे तथा जीवित पशुओं से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो परजीवी। तो जो भी परजीवी हम देखते हैं वह दूसरे जीवित पौधे या जीवित पशुओं पर आश्रित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के परजीवी होते हैं। पहला परजीवी जो होता है वह एंट्रोपैरासाइट्स होता है, यानी कि जो मेजबान के शरीर के अंदर रहते हैं, यानी कि शरीर के अंदर रहते हुए ही यह अपना पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो इनको एंट्रोपैरासाइट कहते हैं, जैसे कि टेप वर्म यानी कि फीता कृमि। नेक्स्ट है दूसरा, जो मेजबान के शरीर के बाहर रहते हैं, यानी कि शरीर के बाहर पाए जाने वाले परजीवी, तो इनको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, जैसे कि पिस्सू या जुए। ये एक्टोपैरासाइट की श्रेणी में आते हैं और यह शरीर के बाहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित दिए गए तापमान तथा समय में जल की एक इकाई के घनत्व द्वारा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण हेतु उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है? तो यह कहा जाता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहीं कहीं आपको इसका जो फुल फॉर्म है वह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी मिल सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसा क्षेत्र जहां समान स्वभाव एवं समान आवश्यकता वाले पशु तथा पौधे एक साथ रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है बायोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत निद्रा क्या होती है? तो बहुत सारे जो जीव होते हैं उनमें शीत निद्रा पाई जाती है और इसका प्रमुख कारण यह होता है कि जो वातावरण के तापमान जो है वह ज़्यादा और कम हो जाते हैं, तो इस कारण से उनमें उपापचय मेटाबॉलिज्म की दर जो है वह उसमें कमी आ जाती है और इस कारण वह इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो समझ लेते हैं शीत निद्रा क्या होती है। यह उत्तरजीविता का एक तंत्र है, यानी कि जीवों में जीवित रहने का एक तंत्र है जिसमें जीव की उपापचय क्रिया में कमी आ जाती है और वे भूमिगत हो जाते हैं। जैसे कि मेढक शीतकाल में बहुत ही जब ठंड पड़ती है तो वह शीत निद्रा में चला जाता है। तो इस समय जो मेढक की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसी भी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में लागू किया गया था इसको 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में। और इसके बाद है हमारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। अगला क्वेश्चन है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल, आपने निश्चित रूप से इसका नाम सुना होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह है नागपुर में। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ स्थित है? तो UNDP इसे कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। माफ कीजिएगा, UNDP नहीं, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये इसका मुख्यालय देखा जाए तो नैरोबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लब ऑफ रोम क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लब ऑफ रोम और बहुत से लोगों ने इसके बारे में आप सुना ही होगा। तो देख लेते हैं, वैज्ञानिकों, नौकरशाही, व्यवसायियों का एक ऐसा संगठन है जो मानवता के समक्ष उत्पन्न होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु कार्य करती है, सुझाव देती है। तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लब ऑफ रोम आपको याद रखना है। तो ये था हमारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें लगभग 100 प्रश्नों को हमने यहाँ कवर किया है और यह हमारा पार्ट 1 था। आने वाले दिनों में हम और भी पार्ट को कवर करेंगे जिसमें पर्यावरण से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गए हैं उनको कवर किया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।